नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं विरत दुबे। आइए नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। ए वतन मेरे वतन वेब सीरीज चर्चा में। यह कहानी है महान फ्रीडम फाइटर उषा मेहता की। रेडियो बेन के नाम से जानी जाती हैं उषा मेहता। दुनिया के 2 हॉट स्पॉट में खाद्य सुरक्षा की सिचुएशन भयानक। ये जगहें हैं उत्तरी गाजा और हैती। हजारों लोग भुखमरी से बचने के लिए कर रहे हैं संघर्ष। और भारत के सौर अपशिष्ट से रिलेटेड एक स्टडी चर्चा में। भारत ने वर्ष 2022-23 में 100 किलो टन सौर कचरा किया उत्पन्न। 2030 तक 600 किलो टन तक पहुंचने की उम्मीद। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, इस बुलेटिन को पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 इस टेलीग्राम से जुड़कर डाउनलोड कर आसानी से पढ़ सकते हैं। अब आइए खबरों पर डालते हैं नजर विस्तार से। आजकल ए वतन मेरे वतन वेब सीरीज चर्चा में आई है और ये सीरीज हमारे इंटरेस्ट की विषय वस्तु इसलिए बन गई है क्योंकि यह सीरीज महान फ्रीडम फाइटर उषा मेहता की कहानी बताती है। तो चलिए आज बात करते हैं उषा मेहता की और स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान की। सबसे पहले उषा मेहता जी का थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। उषा मेहता का जन्म गुजरात में सूरत के पास एक गांव सारस में हुआ था। जब वह सिर्फ 5 साल की थी तब उषा ने पहली बार गांधी जी को अहमदाबाद में उनके आश्रम की यात्रा के दौरान देखा था। उषा मेहता गांधी जी से अत्यधिक प्रभावित होकर बड़ी हुई और उनकी अनुयायियों में से एक बन गई। उन्होंने आजीवन अविवाहित रहने का निर्णय लिया और संयमी गांधीवादी जीवन शैली अपनाई। उन्होंने केवल खादी के कपड़े पहने और सभी प्रकार की विलासिता से वे दूर रहीं। समय के साथ वह गांधी जी के विचार और दर्शन की प्रमुख प्रस्तावक के रूप में उभरी। उषा मेहता के बारे में ढेर सारी जानकारी आपको उषा ठक्कर की किताब कांग्रेस रेडियो उषा मेहता एंड द अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन ऑफ 1942 में मिल जाएगी। अब अपनी कहानी को ले चलते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की ओर। क्रिप्स मिशन के वापस लौट जाने के बाद गांधी जी ने प्रस्ताव तैयार किया था जिसमें अंग्रेजों से तुरंत भारत छोड़ने और जापानी आक्रमण होने पर भारतीयों से अहिंसक असहयोग करने का आह्वान किया गया था। इसके बाद कांग्रेस कार्य समिति ने वर्धा की अपनी बैठक की जो कि 14 जुलाई 1942 को हुई थी। इसमें संघर्ष के गांधीवादी प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी गई थी। इसके बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक ग्वालियर टैंक मैदान में हुई। तारीख थी 8 अगस्त 1942। इस बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसमें करो या मरो का नारा दिया गया था। इसका मतलब था हम या तो भारत को आजाद कर देंगे या इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बड़े पैमाने पर सविनय अवज्ञा, ब्रिटिश शासन के अंत के लिए बड़े पैमाने पर सार्वजनिक प्रदर्शन, सार्वजनिक तोड़फोड़ के कार्य और यहां तक कि कुछ क्षेत्रों में समानांतर सरकारों की स्थापना भी हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण पहले से ही परेशान ब्रिटिशर्स ने आंदोलन की प्रतिक्रिया में अगले ही दिन यानी 9 अगस्त 1942 को सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं के साथ हजारों प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया था। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल सहित कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेतृत्व में 9 अगस्त को ही सलाखों के पीछे डाल दिया गया था और पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अब देश में एक नेतृत्व का एक वैक्यूम सा बन गया था और भूमिगत गतिविधियों के संचालन का कार्य मुख्यतः समाजवादी फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्य, गांधी आश्रम के अनुयायी और क्रांतिकारी के हाथों में रहा। अब वापस चलते हैं उषा मेहता की ओर। जब QIM की शुरुआत हुई तब उषा मेहता 22 साल की थीं। उषा मेहता बंबई में कानून की छात्रा थीं और वह गांधी जी से प्रभावित होकर स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक थीं। अपने कई साथियों की तरह उषा मेहता ने खुद को QIM के लिए समर्पित करने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी। बहरहाल उषा मेहता को सार्वजनिक प्रदर्शनों का नेतृत्व करना पसंद नहीं था। उनको लगा कि यह अन्य तरीकों से अधिक उपयोगी साबित होंगी। फिर उषा मेहता ने दुनिया के अन्य देशों में क्रांतियों के इतिहास का अध्ययन किया और इसके आधार पर सुझाव दिया कि एक खुद का रेडियो स्टेशन स्थापित किया जाए। इनका विचार था कि जब प्रेस पर ताला लगा दिया जाता है और समाचारों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है तो एक ट्रांसमीटर जनता को देश में होने वाली घटनाओं के बारे में बताने में काफी मदद करता है। उस समय यानी 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने पर अंग्रेजों ने पूरे साम्राज्य में सभी शौकिया रेडियो लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया था। इसी के साथ सभी ऑपरेटरों को सभी उपकरण अंग्रेज अधिकारियों को सौंपने थे और ऐसा करने में विफल रहने वालों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया था। इस प्रकार रेडियो स्टेशन स्थापित करना न केवल कठिन था
बल्कि अत्यंत खतरनाक काम भी था। लेकिन कुछ बहादुर फ्रीडम फाइटरों ने उषा मेहता के साथ मिलकर कांग्रेस रेडियो की स्थापना कर दी। इन अंडररेटेड बहादुर फ्रीडम फाइटरों के नाम आपको जरूर जानने चाहिए। ये थे बाबू भाई ठक्कर, विट्ठल भाई झावेरी और चंद्रकांत झावेरी, और शिकागो रेडियो के मालिक ननका मोटवानी। हालांकि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जेपी नारायण, अच्युताराव पटवर्धन, बीजू पटनायक, छोटू भाई पुराणिक, सुचेता कृपलानी सहित कई अन्य नेताओं ने भी सीक्रेट कांग्रेस रेडियो को सहायता प्रदान की थी। इस प्रकार 14 अगस्त 1942 को उषा मेहता और इन सहयोगियों ने सीक्रेट कांग्रेस रेडियो स्टेशन शुरू किया। इसका पहला प्रसारण 27 अगस्त को हुआ। उनकी आवाज में प्रसारित पहले शब्द थे, ये भारत में कहीं से 42.34 मीटर की तरंग दैर्घ्य पर कांग्रेस रेडियो कॉलिंग है। इस ग्रुप ने सबसे पहले चटगांव बम हमले, जगदीशपुर हड़ताल और बलिया में होने वाली घटनाओं की खबर दी और आष्टी और चिमूर में हुए अत्याचारों का पूरा विवरण प्रसारित किया। अपने पहले प्रसारण से ही कांग्रेस रेडियो हिट हो गया था। यह उस समय भारतीयों के लिए सबसे पसंदीदा समाचार स्रोत बन गया था, क्योंकि औपनिवेशिक सेंसर द्वारा बाकी समाचार स्रोतों को राष्ट्रीय आंदोलन और युद्ध के बारे में जानकारी देने से मना कर दिया गया था। रेडियो प्रसारण में गांधी और भारत भर के अन्य प्रमुख नेताओं के संदेश रिकॉर्ड किए गए। अंग्रेज अधिकारियों से बचने के लिए कांग्रेस रेडियो टीम हर कुछ दिनों में प्रसारण स्थलों का बदलाव करती थी। अंततः पुलिस ने इन्हें नवंबर 12, 1942 को ढूंढ लिया और उषा मेहता सहित सभी ऑपरेटर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। मार्च 1946 में उषा मेहता को पुणे की यरवदा जेल से रिहा कर दिया गया और राष्ट्रवादी मीडिया द्वारा उन्हें रेडियो बेन के नाम से सम्मानित किया गया। उनके खराब स्वास्थ्य ने उन्हें स्वतंत्र भारत में सक्रिय राजनीति से दूर रखा, लेकिन वह अंत तक कट्टर गांधीवादी रहीं। केंद्र सरकार ने उन्हें 1998 में भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। 2000 में एक संक्षिप्त बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। हालांकि सीक्रेट कांग्रेस रेडियो ने केवल 3 महीने तक काम किया, लेकिन इसने भारत की ब्रिटिश नियंत्रित सरकार द्वारा प्रतिबंधित की गई खबरों और अन्य सूचनाओं को प्रसारित करके आंदोलन में बहुत मदद की। साथ ही सीक्रेट कांग्रेस रेडियो ने स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं को भी जनता के संपर्क में रखा था। दुनिया में एक समय ऐसा आया था जब भीषण युद्ध और विभिन्न दमनकारी साम्राज्यवादी नीतियों के कारण अकाल पड़ना और लाखों लोगों का मर जाना एक आम बात हुआ करती थी। अब हालत थोड़े बदल गए हैं। अब दुनिया के कई देशों में कृषि क्रांति, तकनीकियों का विकास, बड़े निवेश, खाद्य सुरक्षा और सरकार के कल्याणकारी रूप जैसे फैक्टर्स के कारण अब अकाल जैसी चुनौतियां कम देखी जाती हैं। लेकिन हाल ही में खबर आई है कि दुनिया के 2 हॉटस्पॉट्स में खाद्य सुरक्षा की सिचुएशन इतनी भयानक है कि इन जगहों पर बस अकाल आने ही वाला है। ये जगहें हैं उत्तरी गाजा और हैती। दोनों स्थानों पर सैकड़ों हजारों लोग भूखमरी से बचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। खाद्य सुरक्षा विशेषज्ञों और सहायता समूहों के अनुसार गाजा में इजराइल और हमास के बीच युद्ध के कारण भूखमरी की समस्या है, जबकि हैती में देश के प्रमुख सरकारी संस्थानों पर आपराधिक गिरोहों द्वारा हमला करने के कारण भूख का संकट आ गया है। यह बेहद चिंता की बात है कि गाजा में प्रत्येक निवासी पर्याप्त भोजन पाने के लिए संघर्ष कर रहा है। वैश्विक स्तर पर भूख पर नजर रखने वाली एजेंसी इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेज क्वालिफिकेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार आने वाले हफ्तों में गाजा की आधी आबादी को उच्चतम स्तर की गंभीर भूख का सामना करने की आशंका है। इस समूह ने चेतावनी दी है कि हमास इजराइल में शत्रुता समाप्त होने और आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं तक तत्काल पहुंच के बिना मार्च और मई के बीच किसी भी समय गाजा में अकाल पड़ सकता है। वहीं दूसरी ओर सहायता समूहों का कहना है कि हैती में लगभग 1.4 मिलियन लोग अकाल के कगार पर हैं और 4 मिलियन से अधिक लोगों को भोजन तक पहुंचने में मदद की जरूरत है। चलिए इन जगहों को मैप में समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तरी गाजा की। आप मैप में गाजा पट्टी को ध्यान से देखिए। गाजा पट्टी के पश्चिम में भूमध्य सागर है और यह मिस्र और इजराइल के साथ बाकी की सीमाएं साझा करता है। गाजा पट्टी 41 किलोमीटर लंबी और 6 से 12 किलोमीटर चौड़ी एक जगह है। इसका कुल क्षेत्रफल 365 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ लगभग 2 मिलियन फिलिस्तीनी रहते हैं। गाजा पट्टी में 5 गवर्नरेट या जिले शामिल हैं। दक्षिण से उत्तर के क्रम में हैं ये रफा, खान यूनिस, दौर अल बलाह, गाजा शहर और उत्तरी गाजा। भूख का संकट वैसे तो पूरे गाजा पट्टी में है, लेकिन सबसे ज्यादा उत्तरी गाजा प्रभावित है।
आपको बता दें कि गाजा पट्टी दुनिया की सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाली जगहों में से एक है। वहीं गाजा पट्टी की 70% से अधिक आबादी शरणार्थी या शरणार्थियों के वंशजों की है, जिनमें से आधे 18 वर्ष से कम उम्र के हैं। इजराइल के हमले से पहले भी यहां खाद्य स्थिति बहुत बेहतर नहीं थी और जनसंख्या का एक बड़ा भाग बाहरी खाद्य सहायता पर ही निर्भर था। युद्ध शुरू होने के बाद मानवीय सहायता रुक गई, जिससे यहां के हालात बद से बदतर हो गए। वहीं हैती कैरेबियन सागर में स्थित एक देश है। यहां की राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस है। हैती की स्थिति बुरी तरह बिगड़ गई है। यहां की स्थिति गृहयुद्ध जैसी बन गई है। आपको बता दें कि हैती में हिंसा की वजह सत्ता है। यहां गिरोहों को G9 के नाम से जाना जाता है। यह गिरोह प्रधानमंत्री एरियल हेनरी के सबसे मुखर विरोधियों में से एक है। हैती में जारी हिंसा के बीच प्रधानमंत्री एरियल हेनरी इस्तीफा देकर देश छोड़कर भाग गए हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद की गुहार लगा रहे हैं। इन हथियारबंद गिरोहों के आतंक से नागरिक परेशान हैं और अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। लोगों के सामने खाने रहने के साथ रोजगार का भी संकट आ गया है। हथियारबंद गिरोहों की हिंसा के कारण लगभग 3,62,000 नागरिक अपने घरों से पलायन कर चुके हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार हैती में कुपोषण और भुखमरी अपना विकराल रूप ले रही है। यूनिसेफ ने कहा है कि हैती में नागरिकों को बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल और पोषण नहीं मिल रहा है। ऐसे में भेजे जाने वाली मदद को लूटना और मुश्किलें पैदा कर सकता है। एजेंसी ने यह भी बताया है कि 260 मानवीय मदद वाले कंटेनर सशस्त्र ग्रुप के कंट्रोल में हैं। हाल ही में एक नया अध्ययन प्रकाशित हुआ है। इसके अनुसार भारत ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में लगभग 100 किलो टन सौर कचरा उत्पन्न किया है। अध्ययन में कहा गया है कि देश में उत्पादित सौर कचरे की मात्रा 2030 तक 600 किलो टन पहुंचने की उम्मीद है। आपको बता दें कि मार्च 2023 तक भारत की वर्तमान सौर क्षमता 66.7 गीगावाट है। ध्यान दीजिए कि यह क्षमता पिछले 10 वर्षों में 23 गुना बढ़ गई है। इसी के साथ 2030 तक भारत की स्थापित सौर क्षमता 292 गीगावाट तक पहुंचने की उम्मीद है। इसलिए सौर अपशिष्ट का प्रबंधन पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक कारणों से महत्वपूर्ण हो गया है। तो चलिए अब समझते हैं कि सौर अपशिष्ट या सौर कचरा क्या होता है। इस अध्ययन के अनुसार सौर अपशिष्ट का मतलब सौर मॉड्यूल का निर्माण के दौरान उत्पन्न कचरे और सौर परियोजना के पूरे जीवन काल से उत्पन्न होने वाले कचरे से है। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग में अपशिष्ट को 2 भागों में बांटा जा सकता है। इनमें उत्पादित स्क्रैप और गुणवत्ता परीक्षण में विफल रहने वाली पीवी मॉड्यूल से उत्पन्न अपशिष्ट शामिल हैं। वहीं सौर परियोजना के क्षेत्र में निकलने वाले कचरे में कचरे की 3 कैटेगरी शामिल हैं। पहली, परिवहन और हैंडलिंग के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट, यानी क्षतिग्रस्त मॉड्यूल को अपशिष्ट माना जाता है। दूसरी, सौर मॉड्यूल द्वारा उनके जीवन काल के दौरान हुई क्षति के कारण उत्पन्न अपशिष्ट। और तीसरा, जब मॉड्यूल अपने जीवन के अंत तक पहुंच जाते हैं और उपयोग करने योग्य नहीं रह जाते। इन सभी को सौर अपशिष्ट माना जाता है। यह बात भी ध्यान दीजिए कि अध्ययन में केवल क्षेत्र यानी परियोजना जीवन काल श्रेणी के कचरे पर ध्यान केंद्रित किया गया और मैन्युफैक्चरिंग के दौरान उत्पन्न कचरे को शामिल नहीं किया गया। अब यह भी समझते हैं कि अध्ययन के निष्कर्ष क्या हैं। इसके अनुसार 2030 तक भारत की वर्तमान स्थापित सौर क्षमता लगभग 340 किलो टन कचरा उत्पन्न करेगी। यह वर्तमान से 3 गुना अधिक है। वहीं इस कचरे का लगभग 67% हिस्सा राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश सहित 5 राज्यों द्वारा उत्पादित होने की उम्मीद है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन 5 राज्यों में वर्तमान में अन्य राज्यों की तुलना में अधिक सौर क्षमता है। इसके अलावा ये राज्य अगले वर्षों में अपनी सौर क्षमता का बड़े पैमाने पर विस्तार करने की योजना बना रहे हैं। इसलिए इन राज्यों से और भी ज्यादा सौर कचरा निकलेगा। अब ये भी जान लीजिए कि इन सौर अपशिष्ट में सिलिकॉन, तांबा, ट्यूल्यूरियम और कैडमियम जैसे खनिज होते हैं। खास बात यह है कि इन्हें भारत सरकार द्वारा देश के आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण खनिजों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आपको ये बता दें कि 2030 तक उत्पन्न होने वाले 340 किलो टन कचरे में 10 किलो टन सिलिकॉन, 12 से 18 टन चांदी और 16 टन कैडमियम और ट्यूल्यूरियम शामिल होंगे। अब सवाल यह है कि इन सौर अपशिष्ट से कैसे निपटें। रिपोर्ट में सौर अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कई सिफारिशें भी दी गई हैं।
इनमें नीति निर्माताओं से स्थापित सौर क्षमता का एक व्यापक डेटाबेस बनाने का आग्रह किया, जो अगले वर्षों में सौर कचरे का अनुमान लगाने में मदद करेगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि नीति निर्माताओं को रिसाइकलर्स को प्रोत्साहित करना चाहिए और बढ़ते सौर कचरे को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए हितधारकों पर दबाव डालना चाहिए। देखिए, एक बात ध्यान दीजिए कि सौर अपशिष्ट तभी होता है जब सोलर मॉड्यूल अपने जीवन के अंत तक पहुंचते हैं, यानी लगभग 25 वर्ष बाद सोलर मॉड्यूल खराब होकर अपशिष्ट बन जाते हैं। इस रिपोर्ट में सौर पैनलों के रिसाइकलिंग के 2 व्यापक तरीकों के बारे में बात की गई है। पहले तरीके में कचरे को कुचलना, छानना और कतरना जैसी यांत्रिक प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, लेकिन इस विधि के माध्यम से चांदी और सिलिकॉन जैसी अधिक मूल्यवान सामग्री को पुनर्प्राप्त नहीं किया जा सकता। वहीं रिसाइकलिंग के दूसरे तरीके को हाई वैल्यू रिसाइकलिंग के रूप में जाना जाता है। इसमें मॉड्यूल को रिसाइकल करने के लिए यांत्रिक, रासायनिक और थर्मल प्रक्रियाओं का संयोजन का उपयोग शामिल है। पारंपरिक रिसाइकलिंग के विपरीत यह विधि रासायनिक प्रक्रियाओं की सहायता से चांदी और सिलिकॉन को भी पुनर्प्राप्त कर सकती है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विपक्ष पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि विपक्ष ने इनको औरंगजेब कहा है। इसके पहले भी एक राज्य के स्थानीय पार्टी के दिग्गज नेता ने पीएम मोदी की तुलना मुगल बादशाह औरंगजेब से करते हुए कहा था कि दोनों का जन्म गुजरात में हुआ था। खैर, हम यहाँ राजनीति की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ ये डिस्कस करेंगे कि औरंगजेब और गुजरात के बारे में ऐतिहासिक रिकॉर्ड क्या कहता है। देखिए, औरंगजेब के प्रारंभिक वर्ष गुजरात में बीते थे। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को वर्तमान गुजरात के दाहोद में हुआ था। वह खुर्रम यानी सम्राट शाहजहां की छठी संतान थे और दारा शिकोह और शाह शुजा के बाद तीसरे बेटे थे। उस समय खुर्रम को गुजरात प्रांत का गवर्नर बनाया गया था, जिसे उसके पिता सम्राट जहांगीर ने 1618 में इस पद पर नियुक्त किया था। इस प्रकार औरंगजेब ने अपने प्रारंभिक वर्ष गुजरात में बिताए थे। इसके बाद 1622 में खुर्रम ने विद्रोह करने का फैसला किया था। कुछ इतिहासकारों का दावा है कि खुर्रम के विद्रोह को दबाने के बाद दारा और औरंगजेब को बंधक के रूप में जहांगीर के पास भेज दिया गया था। खुर्रम को अपने युवा बेटों दारा और औरंगजेब को बंधक के रूप में अपने पिता जहांगीर को सौंपना पड़ा। ये दोनों जून 1626 में लाहौर में जहांगीर के दरबार में पहुंचे। आपको बता दें कि ये जानकारी हमको इतिहासकार सर जदुनाथ सरकार की अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब किताब से मिलती है। हालांकि अन्य इतिहासकारों का दावा है कि खुर्रम और औरंगजेब के बीच 1625 में ही समझौता हो गया था। बहरहाल, ये कहा जा सकता है कि किसी भी तरह औरंगजेब ने अपने जीवन के 4 साल गुजरात में बिताए। आपको बता दें कि 1573 में गुजरात मुगल शासन के अधीन हो गया था। तब तत्कालीन सम्राट अकबर ने मुजफ्फर शाह तृतीय के नेतृत्व में गुजरात सल्तनत को हराया था। बाद में गुजरात मुगल राज्य द्वारा नियुक्त वायसराय और अधिकारियों द्वारा शासित हुआ और इसके सबसे महत्वपूर्ण प्रांतों में से एक बन गया। इसके बाद 1612 में तत्कालीन सम्राट जहांगीर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत के बंदरगाह में कारखाने स्थापित करने की अनुमति दी थी। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस प्रांत में लगातार अपनी उपस्थिति बढ़ाई, लेकिन औरंगजेब के शासनकाल के दौरान इस क्षेत्र में काफी अस्थिरता थी। इस दौरान छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत के बंदरगाह सहित पूरे प्रांत में मुगल चौकियों पर छापा मारा था। हालांकि मुगल नियंत्रण लगभग 1759 तक कायम रहा। इसके बाद सूरत ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो गया। चलिए, अब वक्त हो चला है आज के बुलेटिन में रैपिड न्यूज को देखने का। अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस प्रतिवर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। यह दिन जातिवाद और नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध एकजुटता को प्रदर्शित करने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम मान्यता, न्याय, विकास का एक दशक, अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक का क्रियान्वयन रखी गई है। आपको बता दें कि 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी तथा यह दिन दक्षिण अफ्रीका के शॉर्पविले में नस्लभेदी कानून के विरुद्ध एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन में की गई बर्बरता की याद में मनाया जाता है। हाल ही में दक्षिण कोरिया ने समिट फॉर डेमोक्रेसी के तीसरे संस्करण की मेजबानी की। तीसरा शिखर सम्मेलन मुख्य रूप से गलत सूचना, डीप फेक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित डिजिटल स्रोत से लोकतंत्र को उत्पन्न होने वाले खतरे पर केंद्रित था तथा इसकी थीम भविष्य की पीढ़ियों के लिए लोकतंत्र रखी गई थी। आपको बता दें कि समिट फॉर डेमोक्रेसी की शुरुआत 2021 में अमेरिकी द्वारा की गई थी।
इसकी स्थापना लोकतंत्र के लिए उभरती चुनौतियों का समाधान करने और मानवाधिकारों की रक्षा और बढ़ावा देने के लिए की गई थी। अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी ने हाल ही में एस्बेस्टस पर व्यापक प्रतिबंध की घोषणा की है। इस प्रतिबंध में क्रिसोटाइल एस्बेस्टस भी शामिल है, जिसे सफेद एस्बेस्टस के नाम से भी जाना जाता है। यह एक कैंसरकारी तत्व है। इसका उपयोग क्लोरीन ब्लीच और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए किया जाता है, जिसे कास्टिक सोडा के रूप में भी जाना जाता है। इसमें कुछ ऐसे पदार्थ भी शामिल हैं जिनका उपयोग वाटर ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। पिछले कुछ समय से रिवर्स फ्लिपिंग शब्द काफी चर्चा में है। इसके चर्चा का कारण पाइन लैब्स, जेप्टो और मीशो जैसी स्टार्टअप कंपनियों के मुख्यालय भारत में स्थानांतरित करने से संबंधित है। रिवर्स फ्लिपिंग एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग विदेशी स्टार्टअप्स द्वारा भारत में अपना निवास स्थान बदलने तथा भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होने की प्रवृत्ति का वर्णन करने के लिए किया जाता है। आपको बता दें कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में रिवर्स फ्लिपिंग की अवधारणा को मान्यता दी गई थी और इस प्रक्रिया को तेज करने के तरीके प्रस्तावित किए गए थे, जैसे कर छूट, पूंजी प्रवाह आदि के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाना। भारत में सुरक्षा परिषद में सुधारों का विरोध करने वाले UFC यानी यूनाइटिंग फॉर कंसेंस द्वारा प्रस्तुत मॉडल की आलोचना की गई है। भारत के अनुसार यह मॉडल स्थायी और अस्थायी सीटों के विस्तार के लिए अधिकांश सदस्य देशों द्वारा समर्थित विचार के खिलाफ है। यह मॉडल UNSC सुधारों पर इटली द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस मॉडल में 26 सीटों वाली सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव किया गया है, जो केवल अस्थायी निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि का समर्थन करता है। आपको बता दें कि UFC में 12 देश और P5 देश सहित 2 पर्यवेक्षक शामिल हैं। FSSAI यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण खाद्य पदार्थों में माइक्रोब्स की जांच के लिए प्रयोगशाला नेटवर्क स्थापित करने जा रहा है। यह देश भर में 34 माइक्रोबायोलॉजी प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क होगा, जो खाद्य उत्पादों में 10 माइक्रोब्स का परीक्षण करने में सक्षम होगा। यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देश में 79 राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं, लेकिन उनमें से कोई भी माइक्रोब्स की जांच नहीं करती है। ये खाद्य पदार्थों में प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा की जांच करने में सक्षम है। हाल ही में इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ने 29वें सत्र की शुरुआत की। सत्र के शुरुआत में युगांडा को अफ्रीकी समूह और भारत को एशिया और प्रशांत समूह का वाइस प्रेसिडेंट चुना गया। इस सत्र को आयोजित करने का उद्देश्य समुद्री क्षेत्र में खनिज संसाधनों के दोहन के नियमों पर चर्चा को आगे बढ़ाना है। आपको बता दें कि इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 1994 में राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल में खनन और संबंधित गतिविधियों को विनियमित करने के लिए की गई थी। चलिए अब नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर बनने वाले प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, चर्चा में आए रिवर्स फ्लिपिंग शब्द से रिलेटेड निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रिवर्स फ्लिपिंग विदेशी स्टार्टअप्स द्वारा अपनी कंपनियों के मुख्यालय भारत में स्थानांतरित करने से संबंधित है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में रिवर्स फ्लिपिंग की अवधारणा को मान्यता दी गई थी। उपरोक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प का चुनाव कीजिए। केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, दोनों कथन सही हैं या फिर दोनों कथन गलत हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने एस्बेस्टस पर व्यापक प्रतिबंध की घोषणा की है? अमेरिका, डेनमार्क, आइसलैंड या फिर नॉर्वे? चलिए अब नजर डाल लेते हैं पिछले बुलेटिन में क्या प्रश्न पूछे गए थे और उनके सही उत्तर क्या हैं। हाल ही में चर्चा में आई प्रॉफिट एंड पॉवर्टी द इकोनॉमिक्स ऑफ फोर्स्ड लेबर रिपोर्ट किस संस्था द्वारा तैयार किया गया है? ILO, UN, WFO या फिर WTO? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न था, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 के अनुसार सबसे खुशहाल 5 देशों का सही आरोही क्रम कौन सा है? फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन, इजराइल? फिनलैंड, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, स्वीडन? फिनलैंड, डेनमार्क, अमेरिका, स्वीडन, इजराइल? या फिर फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आइसलैंड, स्वीडन, इजराइल? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। चलिए आज फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। कल कुछ नई खबरों के साथ फिर आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।